वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल स्वयं प्रभाष ऑनलाइन क्लासेस में मैं आज आप सभी को कराने वाला हूं कक्षा 8 का चैप्टर नंबर 1 साइंस बुक स्टार्ट कर दी है हमने 2025 के लिए। 2025 के जो विद्यार्थी हैं वो इस साइंस बुक की विशाल शाखा से पढ़ सकते हैं और इस चैनल पर कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 12 तक की क्लासें लगाई जाती हैं। आपको साइंस और मैथ की डेली वीडियो इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। तो आपका एक छोटा सा काम बनता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लें। तो ज़्यादा टाइम बर्बाद न करते हुए चलते हैं हम अपने पाठ की तरफ। हमारा पाठ अध्याय नंबर 1 है। अपना अध्याय हमारा 1 है। अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध। ग्रीष्म अवकाश में पहले ग्रीष्म अवकाश में पहली एवं बूझों अपने चाचा के घर गए। उनके घर एक किसान है। एक दिन एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपा, दरांती और वेलचा इत्यादि। ठीक है, ये मतलब बता रहा है कोई समझाने के लिए, आपको सीरियस मत लेना। एक विशाल जनसंख्या के भोजन प्रदान करने के लिए आपको इसका नियमित उत्पाद, उचित प्रबंध एवं विवरण आवश्यक है। हम अपना यहाँ से ही चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। कृषि पद्धति है, यहाँ से आते हैं। आप जान चुके हैं कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। हम इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं, या आप कोई बच्चा कह रहा है कि हमें जानना होगा इन औजारों का उपयोग हम कहाँ और कैसे करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं, थोड़े डिस्कस करते हैं इसके बारे में। क्या कह रहा है, आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्रकाश से। क्या आपको याद है कि हरे भरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है? परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? आप जानते हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन एवं संपादन में करते हैं। हम अपना भोजन पौधों तथा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या आपको याद है कि हरे भरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? हम जानते हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करके विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन एवं संपादन में करते हैं। हम अपना भोजन पौधों तथा जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। क्या क्योंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, अतः हम अपने देश के इतने अधिक लोगों के लिए भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने इस वाले सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है 1.1। जब तक तो हम खाली चैप्टर 1 डिस्कस कर रहे थे कि ये मतलब कैसे में क्या करना है। अब हम चलते हैं अपने सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ। हमारा पॉइंट हमसे कहता है 1.1 है हमारा कृषि पद्धतियाँ। कृषि की पद्धतियाँ क्या क्या हैं? तो वही लगभग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लगभग 10,000 इकाई वर्ष पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे। लगभग 10,000 इकाई वर्ष पूर्व से मनुष्य क्या थे? घुमंतु थे।
वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते रहते थे। वे कच्चे और फल और सब्जियां खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ कर दिया। भाई लगभग 10,000 वर्ष पहले की बात है। इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 वर्ष ईस्वी पूर्व की बात है। वे मनुष्य घुमंतु थे, मतलब वे लोग घूमते थे, एक स्थान दूसरे स्थान जाते रहते थे और अपना भोजन स्वयं स्वयं ढूंढते थे। वे कच्चे फल सब्जी आदि और उन्हें भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। कालांतर वे खेती कर चावल गेहूँ अन्य खाद्य पदार्थ की उत्पत्ति कर सके। इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। अब भाई कृषि का प्रारंभ कैसे हुआ, तो हम लिख देंगे कृषि के प्रारंभ के लिए लगभग 10,000 साल पहले की बात है कि जब मनुष्य ज़्यादातर घूमते ही थे और अपना भोजन हरे भरे कच्चे सब्जियों से प्राप्त करते थे। ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने गेहूँ चावल अन्य खाद्य पदार्थ उत्पादन करे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने इस वाले नेक्स्ट वाले पॉइंट तरफ। नेक्स्ट पॉइंट इसी का फसल वाले का। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। भाई जब एक ही किस्म, मान लो हमने धान लगाए, तो धान की जब हम पौध लगाते हैं तो एक ही किस्म के पौध लगाते हैं। उस पौध को हम जब लगाते हैं तो उस पौध को हम क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। भाई ठीक है, क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूँ की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूँ के हैं। जैसे धान की खेत का फसल है कि धान के खेत में उगाए जाने सभी पौधे धान के हैं। ठीक है, उसी प्रकार गेहूँ का हमने ले लिया उदाहरण यहाँ पे। आप जानते हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं। भाई आप लोग गाँव में रहते हैं तो आप पता होगा कि फसलें कितने प्रकार की होती हैं, जैसे कि अन्न फसल, सब्जी फसल, फल फसल। जिस मौसम में ये पौधे उगाए जाते हैं और उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, अब भारत एक विशाल देश है। भारत जो है बहुत ही विशाल देश है कृषि क्षेत्र में। यहाँ पर ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायुवी परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न हैं। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को दो वर्गों में बांटा जाता है। पहली फसल रबी की फसल आती है, दूसरी ना पहले खरीफ की, दूसरी आती है रबी की। अब खरीफ की फसल कौन कौन सी है उसके बारे में देखते हैं। इसके और डिस्कस करेंगे। खरीफ और रबी। खरीफ की फसल क्या है? खरीफ की वे फसल होती हैं, वह फसल जिन्हें वर्षा जंतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाती हैं। भारत में वर्षा जंतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। भाई भारत में वर्षा जंतु कब होती है? जून से सितंबर तक होती है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ की फसलें हैं। अब रबी की फसल आ जाती हैं। मोटा दो तरफ बांटा गया है इन्हें। शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च तक उगाई जाने वाली फसलें रबी फसलें कहलाती हैं, जैसे गेहूँ है, चना है, सरसों है, अलसी है, रबी की फसलें कहलाती हैं। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें व सब्जियों की ग्रीन्स में भी उगाई जाती हैं। और हम उसके बाद क्या करेंगे, मिट्टी तैयार करना, बुवाई है, खाद एवं उर्वरक है, सिंचाई है, खरपतवार व सुरक्षा है, कटाई है और भंडारण है। ठीक है, हम अब इन पॉइंटों के बारे में इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। मुख्यतः फसल कितने भागों में बांटेंगे? दो भागों, रबी और खरीफ और रबी। पहले तो रबी, खरीफ और रबी। ठीक है, और जायद की भी आती हैं, जैसे कि वो जायद की फसल भी आती हैं, क्योंकि इन्होंने मुख्यतः यहीं पे बांट रखा है। जायद भी बोलते हैं, जैसे कि तरबूज खेती है, खरबूज खेती है, जायद में आती है। ठीक है, तो हम चलते हैं मिट्टी तैयार करना। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है? मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करना। फसल
फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। भाई फसल हम कोई भी खेती हम कर रहे हैं तो सबसे पहले उस मिट्टी की उपज को जांचना ही हमारा कर्तव्य है। मिट्टी को पलटना तथा उसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इसमें जड़ें भूमि व गहराई तक जा सकती हैं। पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ों भी सरलता से श्वसन कर सकती हैं। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों की सरलता से श्वसन करने में सहायक है। पोली मिट्टी में रहने वाले केंचुए और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। यह जीव किसान के मित्र होते हैं। कौन से? केंचुआ, क्योंकि यह मिट्टी को और पलटकर पोला बनाते हैं तथा हुस्मस बनाते हैं। परंतु मिट्टी को पलटने और पोला बनाने बनाना क्यों आवश्यक है? आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे और जीव भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों के द्वारा अपघटित होते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी के निर्युक्त होते हैं। यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामूहिक विधियों करना पड़ते हैं। आप देखेंगे कि क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली तथा आप सजावट पौधे उगाने के लिए करते हैं। यह क्रियाकलाप अथवा क्रिया कृषि पद्धति जो आगे दिए गए हैं, क्योंकि ऊपर की परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधों की वृद्धि में सहायक है। इसे उलटने पलटने और पोला बनाने से पोषण पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का प्रयोग करके अतः मिट्टी का उलटना पलटना एक पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। भाई जो मिट्टी को हम उलटते पलटते हैं वो पोला करने की प्रक्रिया हमारी जुताई कहलाती है। आप देखते हैं कि अब तो ट्रैक्टरों का ज़माना है, ट्रैक्टरों से मिट्टी खोदने लगी। पहले तो एरो बैलाड खोदती थी। इसे हल चलाकर करते हैं। हल लकड़ी अथवा लोहे से बने होते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले इसमें पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े डेले भी हो सकते हैं, अतः इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। पटला मतलब जैसे हम खेत जुतवाते हैं तो उसको पटल लगा देना, तो वही पटल है। पटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। बुवाई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल रखना आवश्यक है। यह कार्य पटल द्वारा किया जाता है। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है। इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है और बुवाई से पहले खेत में पानी दिया जाता है। चलते हैं हम नेक्स्ट की पॉइंट, कृषि औजार। कृषि औजार क्या हैं? कृषि के औजार क्या क्या हैं भाई? कृषि के औजार पर हम चलते हैं। तो अच्छी उपज के लिए बुवाई से पहले मिट्टी को भरपूर करना आवश्यक है। यह कार्य
अनेक औजारों से किया जाता है। हल, कुदाली एवं कल्टीवेटर इस कार्य में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख औजार हैं। देखो अब हम यहाँ पे आपको एक चीज़ समझाते हैं डायग्राम जैसे। ये हमारा क्या है, जोत है। ये हमारा हल है, फल नहीं हल होगा, हल हल। ये हमारा हॉल शिफ्ट है, ये हमारा हल है। ठीक है, इधर ये हमारा हल हो गया, हल का ही वो फल और हल। अब हम थोड़ा ऊपर डिस्कस जो रह गया हमारा, इसे सोचते हैं हल। हल की क्या प्रक्रिया भाई, पॉइंट हमने हल निकाला। हल, प्राचीन काल से ही हल का प्रयोग जुताई, खाद उर्वरक, जुताई खाद मिलाने एवं खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जा रहा है। यह औजार लकड़ी का बना होता है। इसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं की सहायता से, जैसे ऊंट घोड़ा की सहायता से खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है जिसे फाल कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है। आपने हल देखो, हल का मुख्य भाग क्या है, लंबी लकड़ी का बना होता है। ठीक है, हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी बना, जिससे हल सेप्ट कहते हैं। इसके लिए एक सिरे से पर हैंडल होता है तथा दूसरे सिरे के एक डंडे से जुड़ा होता है। इस जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल, एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है, जैसे चित्र में दिखाया भी गया है। ये चित्र में देखो दिखाया भी गया है। ठीक है, अब शिफ्टिंग हॉल किसे हो गया, शिफ्टिंग हॉल। आजकल लोहे के हल तेजी से देसी लकड़ी के हल की जगह ले रहे हैं। कुदाली क्या है, कुदाली पढ़ेंगे। यह एक सरल औजार है। इसका उपयोग खरपतवार निकालने में मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है, जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी हुई प्लेट, ये हमारा लगी होती है। ये देखो हैंडल लगी, जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा पशु द्वारा खींचा जाता है। अब आता है हमारा कल्टीवेटर के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम इसको दिखाते हैं। पंकड़, हैंडल, जोत और ये सब यहाँ पे बैल जुड़े रहते हैं, यहाँ जोत पे। ठीक है, अब चलते हैं हम कल्टीवेटर। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। क्या एक पीकर लेकर उसे छोड़ो, क्या कुछ चीज़ें या क्या कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं? जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वे हल्के हैं या भारी हैं? क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं और जिस कारण हल्के होते हैं, अतः वह जल पर तैरने लगते हैं। अच्छे और स्वस्थ बीजों की क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की एक अच्छी विधि है। बुवाई से पहले बुवाई के बारे में पढ़ते हैं। बुवाई क्या है पहले? बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। भाई जो बुआई है वो फसल, अगर हम बोंगे से करेंगे तो हमारा खेती कैसे होगी? तो बुआई एक फसल का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देते हैं। बीजों पर चर्चा। एक दिन मैंने अपनी माँ को देखा कि मैं चने के कुछ बीज एक बर्तन में रख कर उसमें कुछ पानी डाल रही हूँ। कुछ मिनट पश्चात कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लगे। मुझे आश्चर्य हुआ कि कुछ बीज पानी के ऊपर क्यों तैर रहे हैं। तो वही कहानी बताई गई यहाँ पे, हमने आपको एक पढ़ा है, फिर भी समझाते हैं एक बार। फिर आता परंपरागत औजार। क्या था हमारा परंपरागत औजार? परंपरागत रूप से बीजों की बुवाई में इस्तेमाल किए जाने वाले औजार किप के आकार का होता है। बीजों की किप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरों से पाइपों
से गुजरते हैं। यह सिरे मिट्टी को भेद कर बीज को स्थापित कर देते हैं, जैसे कि ये कर रहे हैं। यहाँ पे बीज डाले जा रहे हैं, यहाँ से बीज पड़ रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं बीज इधर को, और ये इधर खेत में बो जा रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने और अगले की तरफ। पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को निकाल कर हटा दिया जाता है। अब सीड ड्रिल। आजकल बुवाई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों के समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। यह सुनिश्चित करता है कि बुवाई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाएं। इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। सीड ड्रिल द्वारा बुवाई करने से समय एवं श्रम दोनों की बचत हुई है। पौधों को अत्यंत घने अत्यधिक घने बोने से रोकने के लिए बीजों के बीच उचित दूरी रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को निकाल देते हैं। खाद एवं उर्वरक मिलाना। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी के पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। मैंने एक खेत में उगने वाली स्वस्थ फसल पौधों को देखा, जबकि पास के खेत में पौधे कमज़ोर थे। कुछ पौधे अन्य पौधों की तुलना में ज़्यादा अच्छी तरह से क्यों उग रहे थे। मिट्टी फसल की खनिज। मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक हैं। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद एक दूसरी फसल उगाता रहता है। खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते। कल्पना कीजिए कि पोषकों का क्या होता है। फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने के लिए किसान खेतों में खाद देते हैं। यह विक्रम खाद देना कहलाता है। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है जो कि पौधे या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होता है। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्ट को एक गड्ढे में डालते जाते हैं तथा इसको इकट्ठा होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किए जाते हैं। आप कक्षा 7 में वर्मी कंपोस्टिंग अथवा केचुए द्वारा खाद तैयार करने की विषय में पढ़ चुके हैं। क्या तीनों ग्लासों के पौधों में वृद्धि की गति एक समान है? किस प्रकार ग्लास में पौधे की वृद्धि बेहतर है? किस प्रकार ग्लास के पौधों में वृद्धि सबसे अधिक है? तो इसके बारे में हम यहाँ नीचे थोड़ा पढ़ते हैं। ये 3 ग्लास हैं हमारे, इन 3 ग्लास में बात चल रही, ठीक है। हम थोड़ा यहाँ से डिस्कस पहले पढ़ते आते हैं, फिर आपको समझाते हैं।
उर्वरक रासायनिक पदार्थ हैं जो कि विशेष पोषकों में समृद्ध होते हैं। वे खाद के कैसे भिन्न हैं? उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक के कुछ उदाहरण यूरिया, अमोनिया सल्फेट, यूरिया सल्फेट, सुपर सल्फेट, पोटाश के एनपीके, नाइट्रोजन फास्फोरस, पोटेशियम। इसके उपयोग किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिली है, परंतु उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरकता में कमी आई है। यह जल प्रदूषण का भी स्रोत बन गया है। अतः मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खादों का प्रयोग करना चाहिए अथवा दो फसलों के बीच में स्रोत खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। खाद के उपयोग में मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में भी वृद्धि होती है। इसमें मिट्टी के सभी पोषकों की प्रतिपूर्ति हो जाती है। मिट्टी के पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका है फसल चक्रण। क्या है फसल चक्रण? यह एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाकर किया जा सकता है। पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एवं ऋतु में उगाते थे तथा गेहूँ दूसरे ऋतु में। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता रहता है। किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। पिछली कक्षा में आप राइजोबियम विक्टोरिया के विषय में पढ़ चुके हैं। यह फसलीदार गैलियोमिनस पौधों की जड़ों की ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन में स्थानीयकरण करते हैं। स्थिरीकरण करते हैं। ये मोबाइल की डिस्प्ले से थोड़ा असर पड़ रहा है क्योंकि टच टूटने होने के कारण ये दिखाई कम दे रहा है। ठीक है, फिर हमारी एक सारणी मिलती है हमें। हम इस सारणी उर्वरक एवं पहला है क्रमांक संख्या 1 उर्वरक और खाद। उर्वरक एक मानव निर्मित रबड़ है, परंतु खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, खाद खेतों में बनाई जा सकती है। उर्वरक से मिट्टी का ह्यूमस प्राप्त नहीं होता, खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। अंतर पूछ लेगा। उर्वरक में पादप पोषण जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रचलित में होते हैं, खाद में तुलनात्मक रूप में कम से कम होते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं खाद के लाभ, सिंचाई परंपरागत तरीके। इसके बाद हमारा चैप्टर रहता है खुरपात, सुरक्षा, कटाई, और इसके बाद हमारा चैप्टर हो जाता है समाप्त। चलते हैं हम और पढ़ते हैं अभी थोड़ा आगे के लिए। वीडियो लंबी चलेगी मगर पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ यूट्यूब चैनल पर। हम अब तेज़ी से आपको समझाने वाले हैं। खाद के लाभ। जैविक खाद्य पदार्थ उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य कारण है कि इसमें मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। इसमें मिट्टी की भूरपूरी एवं समृद्ध हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से प्राप्त होती है और इसमें मित्र जीवाणु की संख्या में वृद्धि हो जाती है। और इस जैविक खाद को मिट्टी का गठन सुधार कहा जाता है। जल में घुले हुए पोषण की स्थानांतरण पौधों के प्रत्येक भाग में होता है। यह फसल की पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करता है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से रखे
देना आवश्यक है। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। और सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों की मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न होता है। गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है। ऐसा क्यों है? क्या यह मिट्टी एवं पत्तियों से जल वाष्पन की दर अधिक होने से हो सकता है? अब हम चलते हैं सिंचाई। सिंचाई क्या है, सिंचाई के ऊपर पढ़ेंगे। इस बहुत ही बारीकी डिस्कस कर चलता है इस चैप्टर के अंदर, ताकि आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आपका भी फर्ज बनता है कि आप हमारे चैनल सब्सक्राइब और लाइक कर लें। अब नेक्स्ट है सिंचाई। सिंचाई पॉइंट आता है हमारा। पॉइंट सिंचाई। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। भाई कोई भी जीव, मनुष्य है, जानवर है, कोई भी पृथ्वी पर जीव है, उसे जीवित रहने के लिए क्या की ज़रूरत है? सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है उसे जल की। ठीक है, तो आवश्यकता होती है। पौधे के इस वृद्धि और परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। जो पौधे की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिसके साथ खनिजों और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। पौधों में लगभग 90% जल होता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण सूक्ष्म स्थिति में नहीं हो सकता। सिंचाई के स्रोत क्या हैं? कुएं, नलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध एवं नहर इत्यादि सिंचाई के क्या है? हमारे सिंचाई के स्रोत हैं। ठीक है, सिंचाई स्रोत हमारे ये हो गए। अब हम सिंचाई का परंपरागत तरीका हमारा यह है, कुएं वाला। पारंपरिक तरीके। कुओं, झीलों एवं नहरों में उपलब्ध जल को निकालकर खेतों में पहुंचाने के तरीकों को विभिन्न क्षेत्रों के भिन्न हैं। मवेशी एवं मजदूर इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं, अतः यह सस्ते हैं, परंतु यह कम दक्ष हैं। विभिन्न परंपरागत तरीके निम्न हैं। मोट, घूर्णी, चैन टेकनी, ये सब है। ये देखो, चैन पंप, ढेकली, मोट, ये हमारे मोट, चैन पंप और ढेकनी। और जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत एवं सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। इसी सब भी किया था हमारा सौर ऊर्जा आदि का उपयोग किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। सिंचाई की आधुनिक विधियाँ आई हमारी। अब क्या क्या विधियाँ हैं ये देखते हैं। छिड़काव तंत्र। सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा हम जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। यह मुख्यतः विधि निम्न है। छिड़काव तंत्र। इस विधि का प्रयोग असलतम भूमि के लिए किया जाता है, जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। ऊर्ध्व पाइपों, नलों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधे पर इस प्रकार होता है कि मतलब ये देखो, ये नल पंप से हमारे ये इसमें नलकूप लगी हुई है, इससे छिड़काव होता है टंकियों से। ठीक है, टंकी लगी हुई है, इससे छिड़काव हो रहा है। तो इसके बारे हमसे और अगला कहता है नोजल। मतलब छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे कि वर्षा हो रही है। छिड़काव लॉन, कॉफ़ी की खेती एवं कई अन्य फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी है। अब आता हमारा ड्रीप तंत्र, ड्रिप सिस्टम। इस विधि में जल बूंद बूंद करके
सीधे पौधे की जड़ों में गिरता है। एक हमारा कौन सा है, आधुनिक वाला आने के लिए हमने क्या करा कि एक कुएं में हमने मोटर फिट करी। मोटर फिट करने के बाद हमने उसमें पाइपलाइन के मुख्य द्वार के द्वारा पानी निकाला गया, जिससे हम पानी निकालते हैं तो वो छिड़काव होता है। छिड़काव विधि आई हमारी, छिड़काव तंत्र मतलब अब आया ड्रिप सिस्टम। इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधे की जड़ में गिरता है। इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फसलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का ये सर्वोत्तम तरीका है। इसमें पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता, अतः यह जल की दिख नहीं रहा है, इसलिए हम जो आ रहा है वो देख रहे हैं। कमी वाले क्षेत्र में के लिए वरदान है। ये विधि जो हमारी ड्रिप तंत्र विधि जो आई है वो कौन से क्षेत्र के लिए वरदान है, कमी वाले क्षेत्र के लिए वरदान है। जल की कमी वाले क्षेत्र के लिए वरदान है ये वाली विधि, क्योंकि यह विधि डायरेक्ट पेड़ के पौधों में ही पानी को छोड़ती है। ड्रिप तंत्र विधि। अब आता हमारा खरपतवार से सुरक्षा मतलब छिड़काव। वूजो और पहेली निकट के गेहूं के खेत में गए और उन्होंने देखा कि खेत में फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उग रहे हैं। क्यों यह अन्य पौधे विशेष उद्देश्य के लिए हैं। खेत में कई बार अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्ध पर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए वसीले होते हैं। खरपात को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने एवं काटने में सहायता मिलती है। इसमें खरपतवार पौधे सूख कर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उसमें पुष्पण एवं बीज बनाने से पहले का होता है। खरपतवार पौधों की हाथ से जड़ सहित उखाड़ कर अथवा भूमि के निकट से काट कर समय समय पर हटा दिया जाता है। यह कार्य खुरपाती या हैरो की सहायता से किया जाता है। यह कार्य किसी हैरो से, जैसे पहले बताया गया है कि खुरपात की विधि के समय तथा पुष्पण एवं बीज बनाने के लिए पहले ही खरपतवारनाशी को छिड़काव कहते हैं। खरपतवारनाशी के छिड़काव से किसानों के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है, अतः उन्हें यह रसायनों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। छिड़काव करते समय उन्हें अपने मुंह पर नाक कपड़े से ढक लेनी चाहिए। अब आता हमारा कटाई, बुवाई, कटाई। अब कटाई का दौर आया। फसल की कटाई एवं महत्वपूर्ण कार्य है। फसल की कटाई क्या है हमारा, क्या है, महत्वपूर्ण कार्य है। फसल की कटाई क्या है, महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। कटाई के दौरान यह तो पौधों की खींच कर उखाड़ देते हैं अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। हमारे देश में दरांती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है अथवा एक मशीन का प्रयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। कटी गई फसल को बीजों, दानों एवं भूसे से अलग करना होता है। इसे थ्रेसिंग कहते हैं। ये कार्य कंबाइन मशीन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, कंबाइन मशीन के द्वारा किया जाता है। कंबाइन के द्वारा किया जाता है, जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेसर को संयुक्त रूप से
छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक जाते हैं। ठीक है, और हमारा कार वेनोइंग अलग करते हैं, वो तो हम सब छोड़ देंगे। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं भंडारण। हमने फसल पका ली, फसल कर ली, फसल को हम कहाँ भंडार करेंगे, तो भंडार करने के लिए हम भंडार के बारे में पढ़ेंगे। फसल का भंडारण एवं महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहे एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा। ताज़ा फसल को नमी की मात्रा होती है। यदि फसल के दोनों बीजों को सुखाए बिना भंडारित किए गया तो उनके खराब होने अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से वे अनुकरण के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। अतः भंडारण से पहले दाने बीजों को धूप में सुखाना आवश्यक है, जिससे बीज की नमी में कमी आ जाए। इससे उसकी कीट पीड़कों, जीवों एवं कवक से सुरक्षा हो जाती है। किसान अपनी फसल उत्पाद का भंडारण जूट के बोरों, धातु एवं बड़े बिन्स में करते हैं, परंतु बीजों का बड़ा पैमाने भंडारण साइलो और भंडारण गृहों में किया जाता है। इसमें कोई जिससे उनको तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी पार्ट के क्वेश्चन के आंसर लेकर। तो धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो आपको अच्छी लगी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।